हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ प्रीति। देखो, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का मैंने आपको शॉर्ट रिवीजन कराया था कि जिसका अगर बेस है तो वो वहाँ से रिवीजन कर सकता है। फर्स्ट ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर, ये सारे मैंने कराए थे। आज मैं केमिकल काइनेटिक्स फिर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि जिनका बेस ही नहीं है वो रिवीजन कैसे ही करेंगे। तो बेस बना रही हूँ आपका कि बेस से स्टार्ट करूँगी, हर एक चीज़ एकदम अच्छे से समझाऊँगी ताकि अगर जिसने बेसिक ही नहीं पढ़ा है, क्लास 12th वाले ही पढ़ सकते हैं क्योंकि क्लास 12th में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद एकदम हायर लेवल में लेके चलूँगी, जैसे हमारे CSIR नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न वहाँ पे जिससे रिलेटेड आएगा वो आपको डिस्कस करती जाऊँगी। तो पहली बात, हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो उस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें डील करनी है, ठीक है, वो बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल मतलब क्या होता है कि हम केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, हम उनकी बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। और क्या है काइनेटिक्स, मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स मीन्स होता है स्पीड की बात हो रही होती है, ठीक, कि कितनी तेज़ी से हमारी रिएक्शन होगी। हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो कि हम काइनेटिक्स टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारा स्पीड टर्म कॉइन हो गया है, लेकिन हमें इस चैप्टर में स्पीड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रेट की बात करेंगे। स्पीड और रेट दोनों सेम बात है, लेकिन हम केमिस्ट्री के टर्म्स में रेट की बात करते हैं। अब देखो इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। पहली बात तो हम लैब में जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट के बेसिस में नहीं पढ़ना है कि हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए पढ़ लिया, थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल लिया, नहीं, हमें पढ़ना है लार्ज स्केल में इससे प्रोडक्ट निकालना है और बहुत ही कम टाइम लगे। तो हमें इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कमर्शियल पर्पज़ में, मतलब इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो ये चैप्टर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, रेट की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है, बट रिएक्शंस को और भी चीज़ें तो इफेक्ट करती होंगी। जैसे कि हमने कोई रिएक्शन करा रहे हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल है, हम क्या पढ़ते चले आ रहे हैं, N2 प्लस थ्राइस H2 गिविंग ट्वाइस अमोनिया, ठीक है, ये क्या है, N2H2 क्या अमोनिया बना रहा है। लेकिन क्या अगर हम सिंपली इस रिएक्शन को करा रहे हैं, अब ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये एरो मैंने ऐसे बनाया है, मतलब हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट से मतलब है। कोई आपसे प्रोडक्ट ही मांगेगा कि अमोनिया दे दो, लैब्स में भी क्या कमर्शियल पर्पज में आती है ना, लैब में हर जगह अमोनिया मिलता है, इसका मतलब क्या, अमोनिया प्रोड्यूस की जाती है। तो कैसे अमोनिया हमारी कम टाइम में ज़्यादा बल्क में हम प्रोड्यूस कर सके, तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ये भी पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे ये थोड़ा सा लिख लो, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब कौन कौन से फैक्टर केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसकी रेट को, उसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर कैसे मैं बताती हूँ। देखो कोई जैसे हमने क्या किया, कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं, अब क्या है कि वो रिएक्शन बहुत ही स्लो है, अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई कर दे तो वो रिएक्शन क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है। या फिर कैसे, जैसे दूध होता है सर्दियों में क्या होता है, वो देर में फटता है, गर्मियों में जल्दी फट जाता है। तो ये अब कैसी बात हो रही है, टेम्परेचर कंडीशन की बात हो रही है ना, कि देखो गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और दूध हमारा फट जाता है। लेकिन वही सर्दियों में क्यों नहीं फटता, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर की बात हो गई, प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कैटलिस्ट, कि अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो हमारा रेट में क्या फ़र्क पड़ता है, रेट हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कैटलिस्ट डालने से। इसलिए हम कैटलिस्ट का बहुत ही ज़्यादा, इसका तो यूज़ है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, देखो सेकेंड चीज़ है, हम यहाँ पे जैसे हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब मैं रेट बताऊंगी, रिएक्शन का रेट कैसे निकालना है वो बताऊंगी। थर्ड, हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी की बात करेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी कितनी निकल के आएगी रिएक्शन की वो। और हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम कौन कौन से ऑर्डर पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बेसिकली थर्ड ऑर्डर भी आपको करके दिखा दूंगी, और थर्ड से ऊपर का ऑर्डर पॉसिबल नहीं होता, ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्योंकि हमारी कोलिजन थ्योरी कहती है कि क्या होता है कि थर्ड से ज़्यादा ऊपर ऑर्डर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स
कोलाइड नहीं हो पाते, और क्या उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत होती है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तभी हमारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे, इसलिए वो थर्ड ऑर्डर तक ही पॉसिबल होता है, फोर्थ ऑर्डर नहीं मिलते। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे और थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी। इतनी चीज़ हमें अभी इस चैप्टर में पढ़नी है मोस्टली। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम रेट की बात कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या है। सिंपल, हमने क्या ले लिया, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट हमारा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है यहाँ पे। हमने रिएक्टेंट के बगल में जो, इससे क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। रिएक्टेंट के बगल में कोई भी कोफिशिएंट, जैसे हमारा 2R दे रखा होता है, वो स्टोइकियोमेट्री होती है। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका यूज़ ही बताऊंगी क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही बताती जा रही हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट आपको दे रहा है। ठीक, अब इसका क्या करना है, रेट लिखना है इस इक्वेशन के लिए। हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या होता है। देखो, पहले रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन सुन लो, क्या होती है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये डेफिनेशन होती है। क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो उसका लिखेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। अब यहाँ पे देखो, इतने से बात नहीं बनेगी, हमें क्या थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। कैसे, मैंने बोला आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको कोई बोल सकता है, और क्या बोल सकता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, क्या बोल सकता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, कैसे, ऐसे पूछता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे पूछ लिया गया। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, ऐसे पूछ लिया गया तो आप क्या बताओगे। यहाँ पे देखो, या तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपियरेंस बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, कंजम्पशन बोल सकते हो। हर एक टर्म को लिख लो कि क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप आंसर करने के लायक होने चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलो और रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक, अब इसे कैसे लिखेंगे, हम क्या रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है, आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे लिखेंगे आर। अब चेंज का मतलब क्या होता है, R1 माइनस R2 होगा, तो हम उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, मतलब टी, चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, डेल्टा हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें लगाना है। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाना है, ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी क्यों। देखो, एक टाइम के बाद, जैसे हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट क्या 10 है, प्रोडक्ट हमारा कितना बड़ा, अभी टाइम 0 है, टाइम 0 है, तो अभी रिएक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही है। हमने लिया टाइम टी पे, टाइम टी पे ये ले लो, टाइम 2 ले लो, 0 से क्या 2 मिनट हो गए, 2 मिनट में क्या है, ये 10 प्रेजेंट था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 2 बन गया, तो रिएक्टेंट कितना हुआ, 8 बचा ना। प्रोडक्ट 2 हो गया तो रिएक्टेंट कितना, 8 बचा। टाइम 4 मिनट पे, 4 मिनट में आपकी इच्छा होगी, प्रोडक्ट आपका 4 बन गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, रिएक्टेंट पहले इनिशियली हमने क्या लिए थे, 10 मोल लिए थे रिएक्टेंट के, अब कितने बजे, 6 हो गए। मतलब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, वहीं पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो, प्रोडक्ट पहले कुछ भी नहीं था, नील था, नील मतलब क्या, 0 था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। समझ में आ रहा है। अब देखो, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ, इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ है, ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ले लो या रिएक्टेंट ले लो, चाहे आप जो ले लो, हम क्या रिएक्टेंट लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे आर लिया है। ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ होगा, देखो टाइम 0 पे रिएक्टेंट कितना प्रेजेंट है, फुल अमाउंट में प्रेजेंट है। टाइम 0 रिएक्टेंट जितना दे रखा है, मतलब रिएक्टेंट का अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम है। और टाइम
टाइम जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता जाएगा, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, कुछ मिनट गुजरते जाएंगे तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम कैसे ले सकते हैं, रिएक्टेंट ऐसे हमारा डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। अब देखो टाइम 0 पे हमारा मैक्सिमम था, हम क्या लेते हैं टाइम t1 पे रिएक्टेंट कितना है, देखो R1, रिएक्टेंट कितना है R1, हम क्या लेते हैं टाइम t2, यहीं पे तो लेंगे, इसके अक्रॉस हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या आया R2 आया। अब देखो इसका चेंज देखो, चेंज देखो, इसका क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करते हैं सिंपली, तो R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे, और क्या करेंगे T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे। अब यहाँ पे देखो R2 क्या है, R2 देखो इतना सा है, R2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 मानते हैं और इसकी वैल्यू हम क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तो R2 तो छोटा है। क्या यहाँ पे एक चीज़ देखो, R2 क्या है, छोटा है R1 से। R2 जब छोटा है R1 से, R2 से माइनस करोगे, ये छोटा है तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये चीज़ क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव का डेल्टा R आ जाएगा, नेगेटिव का डेल्टा R आ जाएगा, और T2 माइनस का T1 ऐसे आएगा। डेल्टा R मत लिखो, नेगेटिव का मत, यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे 1 मान लो, तो 2 माइनस 1 कर दिया, और यहाँ पे भी मान लो कि 2 माइनस, यहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा 2, यहाँ पे 1 होगा, ठीक, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे क्या 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1/1 आ गया, बट कैसा आया, नेगेटिव आएगा। R2 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब इन प्रैक्टिकली जो हमारा रिएक्टेंट होता है, स्पीड रिएक्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है, ताकि नेगेटिव यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये साइन कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर आपका राइट आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम पहले से नेगेटिव साइन यहाँ पे लेके चलते हैं। अभी देखो, अब हम प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे ये चीज़, सेम चीज़ हम किसके लिए लिखना है, प्रोडक्ट के लिए लिखना है। देखो सेम चीज़ हम किसके लिए लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, सेम फॉर्मूला रहेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब रिएक्टेंट हटा दो, प्रोडक्ट के लिए लिखना है, तो प्रोडक्ट हो गया चेंज इन टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंजम्पशन और डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट का निकालना है। सेम प्रोडक्ट के लिए पूछेगा, प्रोडक्ट के लिए क्या पूछेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट में क्या लिख दोगे, यहाँ पे P आ जाएगा, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा क्या बढ़ रहा है ना, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। अब इसका ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कैसे पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, C लिया है, यहाँ पे P लिया है, P प्रोडक्ट है हमारा। देखो टाइम 0 पे जब हमारा टाइम 0 है तो प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ठीक, और हमारा प्रोडक्ट कैसे बढ़ रहा है, 2 4 ऐसे बढ़ रहा है ना, तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। हम क्या लेते हैं, टाइम हम ले रहे हैं T1 और एक टाइम ले रहे हैं T2, T1 T2 को माइनस करोगे क्या आएगा, डेल्टा T आएगा, ठीक। अब इसके अक्रॉस ले लो P1, इसी के अक्रॉस ले लो P2, P1 में से P2, देखो P2 की वैल्यू अब ज़्यादा है, यहाँ पे लिख के देखो क्या आएगा, P2 माइनस का P1 अपॉन T2 माइनस का T1। हमने क्या लिया, P1 को 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ठीक, तो क्या 2 माइनस 1 करना है, और यहाँ पे क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है, इसको भी 1 और 2 ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ये अब देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो मतलब अब हमारा रेट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। नोट लिखो, यहाँ पे नोट लिखो, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट और रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और प्रोडक्ट में नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए समझ में आ गया, देखो रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बाद कुछ टर्म्स बताऊंगी कि देखो हमने ये पढ़ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती हैं। अब हमें क्या देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम रेट ऑफ रिएक्शन अभी हमने डिसअपियरेंस और इसके लिए निकाला है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो कितनी तरीके की रिएक्शन होती है। पहले हमारी होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले एवरेज की, फिर इंस्टेंटेनियस की, फिर इनिशियली बताऊंगी। देखो पहले क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहला
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें पढ़ना है। ठीक, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखो, एवरेज मतलब क्या होता है, औसत की बात करता है। मतलब हमने क्या किया, देखो आपसे, आप बाइक से कहीं जा रहे हो, बाइक से स्कूटी से कहीं पे भी जा रहे हो, आपको किसी ने पूछ लिया कि आप किस स्पीड से आ रहे हो, या आप घर पहुंच गए तो आपसे किसी ने पूछा किस स्पीड से आप घर पे आए हो बाइक चला के, तो आप उससे क्या बोलोगे कि एवरेज स्पीड दोगे, क्योंकि 40 की स्पीड से हम आ गए। 40 बोलोगे कि 40 की स्पीड से, 50 से 40 की स्पीड, 30 से 40 की स्पीड में आए। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या कहा, एवरेज स्पीड की बात करी है। ठीक, तो हम देखते हैं एवरेज स्पीड, सेम एवरेज स्पीड जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि हम क्या रेट ऑफ रिएक्शन ही निकाल रहे हैं, आर एवरेज ही निकाल रहे हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही निकाल रहे हैं, तो हम क्या, सेम फॉर्मूला तो हमारा वही है, डेल्टा रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा आर अगर हम रिएक्टेंट के लिए अपॉन डेल्टा टी, तो हम क्या बात करेंगे, डेल्टा की ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम क्या है, मतलब हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम है, एकदम ये नहीं है कि जैसे आप 30 से 40 की स्पीड पे है तो कुछ टाइम के बाद आपने वो स्पीड गेन करी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, ये तभी से डेल्टा, टाइम में थोड़ा सा अंतर है इसलिए डेल्टा का साइन लगा रहे हैं, आर एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर आपसे कोई कहता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कोई तुमसे पूछेगा, तब तुम क्या बताओगे, तुम घर आ रहे हो, बाइक चला के, स्कूटी चला के घर आ रहे हो, तुमसे किसी ने पूछ लिया, तुम रास्ते में हो, तुमसे किसी ने पूछा किस स्पीड से घर आ रहे हो, तुमने कहा 40 की स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा जैसे तुम्हारा मीटर होता है जो बाइक में, तुमसे बोलेगा उसमें देख के बताओ किस स्पीड से आ रहे हो, तुमने देखा कि तुम्हारी स्पीड तो भी 35 है, तुम्हारी स्पीड कितनी है, 35 है, तो क्या कि इंस्टेंटेनियस की बात की तुमने, कि तुमने एकदम बताया इंस्टेंटेनियस। अब टाइम कितना उसमें, टाइम जो स्पैन ऑफ टाइम है वो भी बहुत ही लेस है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करो, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, डेल्टा का साइन नहीं लगाते, हम क्या लिखते हैं, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। अब देखो आर एवरेज पूछ रहा है, हमने रिएक्टेंट का लिखा, प्रोडक्ट का लिखना होगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डी पी बाई डी टी। समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, इसको डी से लिखते हैं जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। अब देखो ग्राफ से आपको समझाती हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे हमने टाइम टी लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, रिएक्टेंट ले लिया। ठीक, रिएक्टेंट ले लिया। अब क्या किया कि रिएक्टेंट हमारा पहले क्या होता है, मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, फिर धीरे धीरे हमारा डिक्रीज होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की। यहाँ पे क्या किया, टाइम T1 ले लिया, दूसरा हमने टाइम T2 ले लिया, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, रिएक्टेंट R1 ले लिया, इसी के अक्रॉस क्या लिया, रिएक्टेंट R2 ले लिया। ठीक, अब ये तो इसके लिए निकालेंगे T2 माइनस T1 और R2 माइनस R1, ये तो डेल्टा हो जाएगा, ये एवरेज के लिए निकाल लेंगे। अब तुमसे कोई कहेगा कि 35 की स्पीड बताओ, तुमसे किसी ने पूछ लिया इस पॉइंट में, कोई तुम्हें इस पॉइंट के लिए पूछेगा, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे जो तुम निकालोगे, यहाँ पे डी पी बाई डी टी या डी आर बाई डी टी से निकालोगे। यहाँ पे जो बात होगी, वहाँ पे जो टाइम होगा, यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो डी टी से रिप्रेजेंट करोगे, ये डी आएगा, डिफरेंशियल आपका आ जाता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। ये ग्राफ में इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता है, और इसमें क्या बढ़ता है, T2 माइनस T1 डेल्टा की बात करता है, चेंज की बात कर रहा है। इतना समझ में आ गया। देखो एवरेज रेट होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। इसके बाद हमें एक चीज़ और देखनी है, अगर कोई भी रिएक्शन आपकी ऐसे दे रखी है, जैसे हम क्या लिखते हैं, कोई भी रिएक्शन है 2R गिविंग 3P, या क्या दे रखा हो 5P, ऐसे कोई रिएक्शन आपकी दे रखी है। अब इसके लिए तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन तुमसे पूछेगा, या क्या क्या पूछेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे पूछेगा। दोनों चीज़ आप लिख लेना। कैसे लिखोगे इसको, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और क्या बता है, जब रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं तो नेगेटिव साइन का लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको, वहाँ पे अभी देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब कोफिशिएंट्स या स्टोइकोमेट्री, अगर रिएक्टेंट के बगल में कोई नंबर लिखा है वो क्या, स्टोइकोमेट्री होती है, प्रोडक्ट के बगल में कोई नंबर लिखा है वो स्टोइकोमेट्री होती है उसके पहले। ठीक, तो क्या करेंगे, उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको यहाँ पे 1/2 के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे ये उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं, जो भी आपका नंबर है इसको क्या करते हैं 1/2 लिख दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमें प्रोडक्ट के लिए निकालनी है, हम क्या करेंगे, देखो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे, ये तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब एक और करके देखो, आप खुद करके देखना। देखो 3P प्लस 5/2Q बराबर 7/2R, नहीं
गिव्स 7/2R। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। देखो इनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या लिया था, सिर्फ एक रिएक्टेंट लिया था, बट अब यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट है। तो इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, क्या कर, पहले सिर्फ एक का लिखेंगे। हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का लिखना है। तो रिएक्टेंट क्या है, P भी है, रिएक्टेंट Q भी है। तो P के लिए अलग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, Q के लिए अलग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, और R तो प्रोडक्ट है हमारा, वो अलग लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन लगा दिया, और क्या 1/3 लिख देंगे। इसको क्या डिवाइड में लिखते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, और डेल्टा P बाई डेल्टा T। समझ में आ रहा है। रेट ऑफ, एक ही साथ लिख सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये क्या, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Q, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R, ऐसे करके आपको पूछ लेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1/5/2, ये क्या डिवाइड में लिखते हैं ना 5/2 को, 1/5/2 नेगेटिव साइन लगा देंगे, और डेल्टा Q रिएक्टेंट का बाई डेल्टा T। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो, 5/2 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा नेगेटिव में, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही करना है, 7/2 नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, क्योंकि क्या लिख रहे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R लिख रहे हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हम प्रोडक्ट की लिख रहे हैं। दोनों तरीके से देख लो, मैं दोनों चीज़ आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, दोनों चीज़ सुनते रहो। dt समझ में आ रहा है। इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इक्वल्स टू 2/7 यहाँ पे R/dt। समझ में आ रही है ये चीज़, ये एक चीज़ थी जो समझानी ज़रूरी थी, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। इसके बाद करते रेट लॉ की बात करते हैं। देखो रेट लॉ, हमने अभी क्या पढ़ा, रेट एक्सप्रेशन, वो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। अब हम रेट लॉ पढ़ेंगे। रेट लॉ को रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी उसी से निकल के आता है, सेम चीज़ है। रेट लॉ पढ़ते हैं, देखो रेट लॉ, या उसे क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन लिखो या रेट एक्सप्रेशन बताओ, ऐसे किसी भी टर्म का, कोई भी टर्म आपके लिए वो कॉइन कर सकता है, आपको पता होने चाहिए दोनों टर्म्स। रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन की बात। अब रेट लॉ क्या है, अब देखो रेट लॉ क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसकी एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें क्या होता है, R ये आपका क्या है, रेट, रेट इज इक्वल्स टू क्या लिखता है K, और क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन A और कॉन्सेंट्रेशन B। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, A B क्या है, इधर देखो, कोई हमने रिएक्शन ली A + B गिविंग C। समझ में आ रहा है, A + B गिविंग C। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या, रिएक्शन को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखो, क्योंकि पेपर में आपको कॉम्प्लिकेटेड ही पूछेगा, आसान तो पूछेगा नहीं, गलती से भी आसान तो पूछेगा नहीं। क्या लिखो, A B B गिविंग C गिविंग D। यहाँ पे A B, कैपिटल A B C D क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, और स्मॉल a स्मॉल b क्या है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट है, स्मॉल c स्मॉल d क्या है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ CD है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हम यहाँ पे A B लिख रहे हैं, उसकी पावर x लिखेंगे और इसकी पावर y लिखेंगे। ये आपका रेट लॉ है, रेट एक्सप्रेशन है, इसे ऐसे लिखते हैं। रेट तो आपको पता है, R से लिखते हैं। K आपका रेट कांस्टेंट है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है, लिखते जाओ, K रेट कांस्टेंट है। A आपका कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की। यहाँ पे देखो दोनों दे रखे, दोनों को ऐसे का मल्टीपल के फॉर्म में दिखाना है, B और यहाँ पे Y लिखते हैं, यहाँ पे X लिखते हैं। X और Y क्या है, X और Y सुनो क्या है, X और Y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्योंकि हम यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, रेट एक्सप्रेशन हमारा हो गया, रेट एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, बात करते हैं, यहीं पे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि यहाँ पे यूज है। अब जो तुम्हारा x और y है, A B C D के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। हमने A B लिया है, रिएक्टेंट लिया है, तो हम रिएक्टेंट के A B की बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो स्टोइकियोमेट्री है और ये क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर है। तो ऑर्डर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। यहाँ पे लिख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी से रिलेटेड है, तो यहीं पे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, x और y दोनों जो दे रखा है, क्या करोगे, x + y कर दोगे, x और y दोनों को ऐड करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका निकल आएगा। ठीक क्या, अब एक चीज़ ध्यान रखना, A B जो स्टोइकियोमेट्री है x y के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या निकाल रहे हैं, कैसे बराबर हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। एन ऑर्डर और एक्सपायरी, ठीक, यहाँ पे हमने ऑर्डर निकाल लिया। कोई भी चीज़ तुम्हें समझ में ना आई हो, कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर ना हो तो उसको मेंशन कर देना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पेज है मेरा मिस पी टू केमिस्ट्री, FB का पेज है, उसमें आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप बटन दे रखी है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको व्हाट्सएप बटन यूज़ करके आप सीधे मैसेज कर सकते हो, आपकी कोई भी दिक्कत हो उसको सॉल्व हो जाएगी। और नोट्स के लिए भी, नोट्स मेरे पास हैंड राइटेड नोट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी PDF फॉर्म में। आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहे आप जैसे करो गूगल ड्राइव में आपको दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखो एक चीज़, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो पुराने हो, जो मेरी वीडियोस देखते हो, वो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस।